नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें है चैप्टर नंबर 2, राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप एवं प्रभाव। राजपूतों एवं मराठाओं के मध्य पारस्परिक संबंध शिवाजी के समय ही विद्यमान थे। शिवाजी स्वयं को सिसोदिया राजवंश से संबंधित बताते थे और वीर विनोद में, जो कि श्यामल दास ने शिवाजी के दादा मालू जी का संबंध मेवाड़ से बताया है। अतः शिवाजी ने अपने जीवन काल में राजपूतों से अच्छे संबंध बनाए रखे। इन्हीं संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए दुर्गादास औरंगजेब के विद्रोही शाहजादे अकबर को शिवाजी के पुत्र संभाजी की शरण में ले गया। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में मराठों व राजपूतों में पारस्परिक सद्भावना तो विद्यमान थी, मगर इनके मध्य किसी प्रकार के राजनीतिक संबंध नहीं थे। 1680 ईस्वी के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने कर्मस्थली दक्षिण को बनाया। वह गोलकुंडा व बीजापुर जैसी शिया रियासतों के साथ ही मराठा राज्य पर मुगल नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। लंबे संघर्ष के उपरांत वह बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल राज्य में सम्मिलित करने में सफल रहा। 1689 ईस्वी में वह मराठा छत्रपति संभाजी को गिरफ्तार करने एवं उसे यातनापूर्ण मृत्यु देने के उपरांत भी मराठा राज्य को समर्पण नहीं करवा पाया। मराठे राजा राम एवं तत्पश्चात उसकी विधवा ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से लोहा लेते रहे। 1707 ईस्वी में संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने अधीन करने की इच्छा मन में लिए ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तुरंत ही उसके पुत्र आजम ने दक्षिण में अपने को बादशाह घोषित कर दिया और मुअज्जम के विद्रोह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्तर भारत की ओर बढ़ते समय जुल्फिकार खां की सलाह पर उसने मुगल शिविर में कैद संभाजी के पुत्र शाहू को मुक्त कर दिया, ताकि मराठों में गृह युद्ध शुरू हो जाए। आजम की आशा के अनुकूल ही शाहू के महाराष्ट्र में प्रवेश करते ही ताराबाई एवं शाहू के समर्थकों के मध्य गृह युद्ध छिड़ गया। लेकिन बालाजी विश्वनाथ जैसा अनुभवी एवं योग्य सहयोगी मिलने के कारण शीघ्र ही शाहू की स्थिति सुदृढ़ हो गई और उसे मराठा राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया गया। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की माता को मुगलों की कैद से मुक्त करवाया और मुगल दरबार की गुटबंदी एवं कुचक्रों का लाभ उठाकर मराठों की शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि की। इस प्रकार 1707 ईस्वी के बाद दक्षिण भारत में मराठा शक्ति पुनः तेजी से उभरी। 1718 ईस्वी में हुसैन अली द्वारा मराठों के साथ किए गए समझौते ने उन्हें दक्षिण भारत में सर्वोच्चता प्रदान की। बालाजी विश्वनाथ की दिल्ली यात्रा, जो कि 1719 से मराठों ने मुगल साम्राज्य के खोखलेपन को प्रत्यक्ष देखा और वे उत्तर भारत में साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रोत्साहित हुए। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बाजीराव पेशवा बना। बाजीराव ने अपने विस्तारवादी नीति स्पष्ट करते हुए कहा, हमें मुगल साम्राज्य रूपी सूखे वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए। शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी, हमारा झंडा कृष्णा से अटक तक फहराने लगेगा और हमें अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। बाजीराव की इस नीति के तहत मराठे मालवा और गुजरात पर आक्रमण करने लगे। मालवा से सटे राजपूत राज्य भी उनके धावों और लूटमार से अछूते न रह सके। 1724 ईस्वी में मराठाओं द्वारा निजाम की पराजय के बाद राजपूत राज्य पर उनका दबाव बढ़ गया और सीमावर्ती राज्यों में वे लूटमार मचाने लगे। 1734 ईस्वी में बूंदी के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर मराठों का राजस्थान में प्रवेश हो गया। पॉइंट है कि राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप के कारण क्या रहे हैं। तो पहला है कि मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। औरंगजेब की मृत्यु, जो कि 1707 ईस्वी में हुई, के बाद मुगल दरबार में गुटबंदी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। मुगल मनसबदारों के स्वार्थों के कारण दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। अमीरों के गुट अपने आपसी स्वार्थों के लिए मुगल सम्राटों को गद्दी से उतारने और बैठाने लगे। 1707 ईस्वी के बाद ऐसा कोई योग्य व्यक्ति मुगल सिंहासन पर नहीं बैठा जो दरबारी कुचक्रों पर लगाम लगाकर मुगल अमीरों को नियंत्रित करता।
ऐसी स्थिति में राजपूत शासक जो मुगल साम्राज्य की रीढ़ थे, मुगल दरबार की ओर से उदासीन होकर अपने अपने राज्यों में चले गए। शक्तिशाली मनसबदार भी अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में लग गए। इन परिस्थितियों में मुगल साम्राज्य की आरक्षित जानकर मराठे उत्तर भारत की ओर अपने साम्राज्य स्थापित करने लगे। मालवा और गुजरात पर आक्रमणों के क्रम में राजस्थान में भी उनके आक्रमण होने लगे। उनका सामना करने के लिए मुगल केंद्रीय शक्ति ने अपने को अक्षम पाया और वह मराठों से समझौता करके किसी तरह अपनी गद्दी बचाने में लगी रही। मालवा और गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद राजस्थान उनका आसान शिकार बन गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि राजपूत राज्यों की दुर्बलता और पारस्परिक शत्रुता। 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि के बाद राजस्थान के सभी राजपूत राज्यों पर मुगल प्रभुत्व की स्थापना हो गई। औरंगजेब की मृत्यु तक इन पर मुगल शक्ति का नियंत्रण बना रहा, लेकिन उसके बाद मुगल केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने के कारण इन राज्यों में पारस्परिक संघर्ष शुरू हो गए। अपने अहम की तुष्टि एवं छोटे छोटे स्वार्थों के लिए राजपूत शासक आपस में लड़ने लगे, जिससे इनकी शक्ति और समृद्धि दिनों दिन कम होने लगी। मराठे जो भारत में अपने राज्य का विस्तार चाहते थे, ने राजपूत राज्यों के पारस्परिक झगड़ों और वैमनस्य का लाभ उठाया और इनके आंतरिक मामलों में खुलकर हस्तक्षेप किया। थर्ड पॉइंट है कि पेशवा बाजीराव प्रथम की ओर प्रसार की नीति। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी पेशवा बना और वह मुगल सत्ता की कमजोरी से भली भांति वाकिफ था और उत्तर भारत में मराठा राज्य का प्रसार करना चाहता था। गुजरात एवं मालवा पर नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात उनसे सटा राजस्थान भी उसके आक्रमण का स्वाभाविक केंद्र बन गया। फोर्थ पॉइंट है कि मराठों की धन लोलुपता। औरंगजेब के साथ दीर्घकालीन संघर्ष के कारण मराठों की आर्थिक स्थिति खस्ता हो गई थी। उनकी नियमित राजस्व के साधन छिन्न भिन्न हो गए। 1690 से 1707 ईस्वी तक मराठे मुगल शिविरों को लूटकर या मुगल प्रदेशों में छापे डालकर अपना काम चलाते रहे। 1707 ईस्वी में शाहू जब मराठों का छत्रपति बना, उस समय आर्थिक दृष्टि से उसके पास कुछ नहीं था। बालाजी विश्वनाथ ने कर्जा लेकर सेना का गठन किया। ताराबाई का दमन करने के पश्चात शाहू ने पेशवा को गुजरात व मालवा से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का आदेश दिया। मगर जब इनसे भी मराठों का काम नहीं चला तो मराठा सेनानायक मुगल प्रदेशों व निकटवर्ती अन्य राज्यों को धमकाकर चौथ वसूली या लूटमार पर आश्रित हो गए। बाजीराव के लगातार सैन्य अभियानों के कारण मराठा कोष रिक्त हो गया था। अतः मराठा सरदार अब अपना दैनिक खर्चे चलाने के लिए भी चौथ वसूली करने लगे। धन के लिए वे नैतिक या अनैतिक किसी भी बात का विचार किए बिना उस पक्ष की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे जो उन्हें अधिक धन का प्रलोभन देता था। राजस्थान के राज्यों ने उत्तराधिकार संघर्ष या पारस्परिक संघर्ष के दौरान धन देकर मराठा सरदारों भोसले व सिंधिया की सहायता प्राप्त की। मराठे धन प्राप्ति के लिए राजस्थान में मंडराने लगे। कोई भी शासक धन देकर इनकी सहायता प्राप्त कर सकता था। वे अपने स्वार्थों के लिए शासकों को आपस में लड़ाने लगे और पर्याप्त धन नहीं मिलने पर विरोधी पक्ष के साथ मिल जाते थे। इस प्रकार राजस्थान मराठों के आक्रमणों का केंद्र बन गया। पॉइंट है कि मराठों का राजस्थान में प्रवेश। तो मई 1711 में मराठाओं ने मंदसौर के पास मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ क्षेत्र से प्रथम बार धन एकत्रित किया। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए आमेर के शासक सवाई जयसिंह को पत्र लिखकर मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने की जरूरत बताई। सवाई जयसिंह ने मालवा की प्रथम सूबेदारी 1713 से 1717 ईस्वी के दौरान मेवाड़ तथा अन्य राजपूत राज्यों के सहयोग से मराठों को परास्त किया। 1724 ईस्वी में मराठों द्वारा निजाम को परास्त करने के बाद राजपूत राज्यों पर इनका दबाव बढ़ गया। मालवा और गुजरात से सटे मेवाड़ी गांवों को मराठों ने लूटना प्रारंभ कर दिया। महाराणा संग्राम सिंह ने
मराठा आक्रमणकारियों के प्रति सवाई जयसिंह का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा कि यदि साल 6 महीनों में मराठों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा। जयसिंह और महाराणा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को भी मराठा आक्रमणकारियों की गतिविधियों से अवगत कराया और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की प्रार्थना की, लेकिन बादशाह ने स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयत्न नहीं किया और मराठाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। 1726 ईस्वी में मराठों ने पुणे मेवाड़ी क्षेत्रों में लूटमार की। महाराणा ने जयसिंह को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि वह राजपूत राज्यों को संगठित कर संयुक्त रूप से मराठों के विरुद्ध कार्यवाही की योजना बनाए। जयसिंह ने इस निमित्त कोटा के शासक दुर्जन साल को पत्र भी लिखा और इस पर कोटा महाराव ने महाराणा को मराठों के विरुद्ध मदद करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार राजस्थान के शासक मराठा आक्रमणों की गंभीरता को तो समझ रहे थे, मगर वे इनसे निपटने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठा रहे। मेवाड़ महाराणा का प्रयास भी केवल पत्र लिखने तक सीमित रहा। उसने सैन्य शक्ति द्वारा मराठों को रोकने का प्रयास नहीं किया। 1728 ईस्वी में मराठों ने शाहपुरा तक छापे मारे, मगर शाहपुरा के सैनिकों ने उन्हें पराजित कर राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया और इसी वर्ष मराठों ने मेवाड़ के अर्ध स्वतंत्र राज्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा से चौथ वसूल की। 1730 ईस्वी में जयसिंह ने दीप सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मराठा छत्रपति शाहू के दरबार में सतारा भेजा। फिर है कि पीपिया का ठाकुर रावत बाग सिंह भी महाराणा के प्रतिनिधि के रूप में इस शिष्टमंडल में सम्मिलित था। शाहू ने इस शिष्टमंडल का स्वागत किया, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में इससे कोई सफलता नहीं मिली। मराठों के छुटपुट आक्रमण राजस्थान में होते रहे। फिर है कि बूंदी का उत्तराधिकार विवाद एवं मराठों का हस्तक्षेप। 1730 ईस्वी में बूंदी एवं जयपुर राज्य के पारस्परिक गृह कले के स्वरूप मराठों को राजपूत राज्यों के आंतरिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप का अवसर प्रदान किया। बूंदी का शासक बुद्ध सिंह जयपुर के सवाई जयसिंह का बहनोई था। बुद्ध सिंह द्वारा कछवाही रानी पर दुष्चरित्रता का लांछन लगाने और उससे उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र नहीं मानने से जयपुर बूंदी के मध्य विवाद की शुरुआत हुई। बुद्ध सिंह द्वारा पुष्टि किए जाने पर जयसिंह ने भवानी सिंह को जयपुर बुलाकर उसकी हत्या करवा दी और बुद्ध सिंह से यह समझौता किया कि उसकी राठौड़ी और चूंडावती रानी से उत्पन्न पुत्रों को वह जयसिंह के सुपुर्द कर देगा और उसके द्वारा मनोनीत किए जाने पर ही उत्तराधिकारी घोषित करेगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह की चूंडावती रानी ने उम्मेद सिंह नाम के पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध सिंह ने समझौते के अनुसार उम्मेद सिंह को जयसिंह के पास नहीं भेजा। इससे जयसिंह ने नाराज होकर बूंदी पर आक्रमण कर दिया और बुद्ध सिंह को वहां से भगाकर सालिम सिंह के पुत्र दलील सिंह को 1730 में बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। जयसिंह ने दलील सिंह के लिए बूंदी के शासक के रूप में मुगल बादशाह से फरमान भी प्राप्त कर लिया और 1732 ईस्वी में अपनी पुत्री कृष्णा का विवाह दलील सिंह के साथ कर दिया। कछवाही रानी को जब अपने भाई जयसिंह की कुटिल नीति का पता चला तो उसने दलील सिंह के विरुद्ध मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए उसी के बड़े भाई प्रताप सिंह को दक्षिण भेजा। प्रताप सिंह ने मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया को 6 लाख रुपए देने का वादा कर बूंदी पर आक्रमण करने के लिए सहमत कर लिया। अप्रैल 1734 में मराठा सेना ने दलील सिंह को पराजित करके उसके पिता सालिम सिंह को कैद कर दिया। बूंदी में बुद्ध सिंह को पुनः राजा घोषित कर दिया गया। बूंदी में बुद्ध सिंह को पुनः राजा घोषित कर दिया गया। कछवाही रानी ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर उसे भाई बनाया, मगर मराठों के लौटते ही जयसिंह की सेना ने पुनः बूंदी पर अधिकार कर लिया और दलील सिंह को वहां का राजा घोषित कर दिया। प्रताप सिंह भागकर मराठों के पास पहुंचा, मगर मराठे अब धन के प्रलोभन में जयसिंह से शत्रुता करने के पक्ष में नहीं थे। 1735 ईस्वी के बाद मराठों और जयसिंह के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। इसलिए जयसिंह के शासनकाल में मराठों ने बूंदी
दिल्ली के मामलों में फिर हस्तक्षेप नहीं किया। आज हम ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।